हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक और मजेदार क्वेश्चन पेपर का निपटारा करने वाले हैं। इससे बच्चों आपको बेहद मदद मिल जाएगी कि आपका फिजिक्स का पेपर कैसे रहने वाला है और क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। देखिए, आपको यहां पर हमने बताया ना, समय तो भाई सब में पता है, और इसमें इसके पहले भी बता चुके हैं बच्चों कि जो फिजिक्स का आपका पेपर होगा वो खंड आ, बा, शा, दा और या, यानी 5 खंडों में आपका क्वेश्चन पेपर क्या होगा, बटा होगा। ठीक है ना, जिसमें पहला खंड आ होगा बच्चों। जो खंड आ होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रसगुल्लों कह रहा है कि पहले का कि बराबर द्रव्यमान के गोलों ए एवं बी को प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के बाद इनके द्रव्यमान एम ए एवं एम बी हो तो एम ए एवं एम बी में क्या संबंध होगा। ठीक है ना, चलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए बच्चों, यहां पर कोई एक आवेश रखा है और यहां पर इस पर रसगुल्लों क्या है, प्लस क्यू आवेश है और यहां पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है ना, ये गोला ए है और ये क्या है, बी है। और इनको जब आवेश दिया जाता है तो ये हो जाता है एम ए और ये हो जाता है एम बी। अब कह रहा है कि इनके बीच में कौन सा संबंध सही होगा कि एम ए बराबर एम बी, या फिर कह रहा है कि एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, या एम ए इज लेस देन एम बी, या फिर एम ए इज मोर ग्रेटर देन एम बी। ठीक है ना, अब एक बात का ध्यान देना बच्चों, ये प्लस क्यों आवेश है, इसके मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये माइनस क्यों आवेश है, यानी इस पर क्या है, माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चों, अधिकता है। ये बात ध्यान देना। अब इससे साफ जाहिर हो जाता है एम ए और एम बी के बीच संबंध क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन, ये जो माइनस क्यों आवेश है बच्चों, इसका द्रव्यमान अधिक होगा। ठीक, रिलेशन क्या निकल कर आया कि एम बी इज ग्रेटर देन एम ए, यानी एम बी जो होगा वो एम ए से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो ऐसा ऑप्शन कहां पर दिख रहा है बच्चों, देखिए ये एम ए बराबर यहां पर एम बी है, ये एम ए इज ग्रेटर देन है, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समझ में आया रसगुल्लों कैसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ख में कह रहा है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन कर रही है और आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, इसमें आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। इसमें सिंपल से एक कॉन्सेप्ट है कि आपतन कोण अगर क्रांतिक कोण के बराबर कब होता है, जब बच्चों क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान कितना, 90 अंश होता है। ठीक, तो इसमें कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो क्रांतिक कोण है वो आपको परिभाषा याद है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से करना बच्चों जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन होंगे तो 6 नंबर ये बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा लॉजिक लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में प्राप्त पाश्चन श्रेणी की वर्ण रेखाओं का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा। ठीक, देख बच्चों, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, ठीक, और फुंड, ये श्रेणियां होती हैं। तो बात कर रहा पाश्चन की। अब फार्मूला आपने एक पढ़ा है बच्चों, 1/λ बराबर, ध्यान से समझना, 1/λ बराबर r और कोष्टक में 1/ यहां पे n 1 स्क्वायर माइनस 1/n 2 स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहां पर 1/λ बराबर करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा r, और क्या है, पाश्चन श्रेणी है, यानी पहले लाइमन, दूसरे पे बामर, तीसरे पे पाश्चन। तो 1/n के स्थान पर हम 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर, माइनस, और 1/n2 के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, अनंत रखेंगे, इनफाइनाइट। वो क्यों, क्योंकि उच्चतम श्रेणी से तीसरी कक्षा में, या उच्चतम कक्षा से तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता है किसमें, पाश्चन श्रेणी में। तो ये हो जाएगा 1/λ बराबर हो जाएगा बच्चों r/9, लेकिन लैम्डा बराबर अगर हम करेंगे बच्चों ये 9/r। ठीक है ना, ये हो जाएगा 9/r। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, चलिए देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन है 9/r, तो 9/r क्या हो जाएगा, ये न्यूनतम तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धातु का
कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और शून्य गतिज ऊर्जा के प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु आवश्यक विकिरण का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, यानी तरंग दैर्ध्य क्या होगा। ध्यान से समझना बच्चों, ये देखिए किस पे लगेगा, एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें लगेगा बच्चों कार्यफलन। देखिए कार्यफलन W बराबर क्या होता है, h न्यू, ठीक है ना, या इसी को W बराबर एच सी अपान हम लेमडा लिखते हैं बच्चों। अब लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, इसको यहां पर ले जाएंगे बच्चों, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एच सी अपान ये जो नीचे W यानी कार्य फलन, और यहां पर देख रहे होंगे कार्य फलन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम वैल्यू पुट करेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, प्लांक नियतांक है, और 3 मतलब ये जो C का मान 3 गुणे 10 के घात 8 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नीचे बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये सब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो आएगा ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, 3108 एंगस्ट्रॉम। इसको ठीक सॉल्व करेंगे तो इस फार्मूले की मदद से क्या है, देखिए अब यहां पर अगर हम देखेंगे बच्चों तो इतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना। सभी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न एकदम आसान नहीं होंगे, 6 होंगे तो 1-2 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, यानी पूरा न्यूमेरिकल की तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के सदिश जो हैं वो क्या है, वेक्टर E एवं वेक्टर B हैं। तो कह रहा है कि तरंग संचरण की दिशा प्रदर्शित होगी वेक्टर B द्वारा, वेक्टर E द्वारा, या वेक्टर B इंटू वेक्टर E द्वारा, या फिर वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो एक फार्मूला होता है वेक्टर B क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर E बराबर क्या होता है, BE साइन थीटा, इस तरह से होता है फार्मूला। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, वेक्टर E, दोनों सदिश है ना बच्चों, सदिश हैं, इसलिए वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B द्वारा क्या हो जाएगा, दिशा का प्रदर्शन होगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि आवेश क्यों एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर वेग V से गति कर रहा है। तो आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आवेश पर लगने वाला बल देखिए बच्चों क्या होता है, फार्मूला होता है F बराबर क्या होता है, QVB साइन थीटा। ये आपका क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है F बराबर QVB साइन थीटा, ठीक। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि समांतर, जब भी समांतर की बात आ जाए बच्चों तो समांतर में ध्यान देना रसगुल्लों, ये थीटा बराबर कितना रखा जाता है, 0 डिग्री, ठीक। और लंबवत कहे तो हमें पता है लंबवत में कितना रखते हैं अपन, थीटा बराबर रखते हैं बच्चों 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 अंश। इस बात का ध्यान देना। तो समांतर कह रहा है कि इसमें स्थान पे थीटा के जगह पर आप 0 डिग्री रख देंगे तो पूरा का पूरा बल कितना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बल कितना होगा, QB 0 या फिर BV अपान Q, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है ना, 0। क्यों, क्योंकि समांतर बोल रहा है कि समांतर वेग V से गति कर रहा है, ठीक है ना। थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे पूरा बल 0 हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब यहां से स्टार्ट होता है बच्चों खंड बा। खंड आ में हमने क्या बताया कि खंड आ में आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 6, और खंड बा में सभी प्रश्न यानी खंड बा में स्टार्टिंग के जो प्रश्न होंगे वो आपके 1 लाइनर होंगे, या फिर आपके क्या है डायरेक्टली ऐसे कुछ लिखना होता है सैंपल के रूप में। 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन ये भी होगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों 2 का कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है बच्चों कि किसी बंद परिपथ में, ठीक है ना, बंद परिपथ में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है वो उस परिपथ में कुल धारा I का क्या होता है बच्चों, μ0 गुना होता है। तो यही क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम। आप अच्छी तरह से अगर पढ़े होंगे बच्चों तो ये क्या नियम आपको याद होगा, ठीक। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कह रहा वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों, 2 विपरीत आवेश, मतलब यहां पर क्या है विपरीत आवेशित हैं, एक पे प्लस क्यों है मान लेते हैं,
और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज। तो दो विपरीत आवेश को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी बोले तो 2L रख दिया, न्यूनतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है बच्चों, उसी को अपन क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, कि विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखने से ये जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे कह रहा है कि इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है बच्चों, होता है P बराबर 2QL। यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक प्रोटॉन एवं एक अल्फा कण समान वेग से गति कर रहे हैं, तो इनके संबंध, कह रहा है इनसे संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए बच्चों, आपको बता दें, जो क्या है अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अगर हम इसको देखें बराबर इधर क्या 4 इंटू MP प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, ये संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की समांतर किरण पुंज 3 × 10⁻⁻6 मीटर चौड़े झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है, तो प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोणीय चौड़ाई बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2θ से दर्शाते हैं, या इसे हिंदी में ही लिख देते हैं हम, कोणीय चौड़ाई बराबर जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है 2λ/e। ठीक है ना। इसी फार्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे। भाई 2 और लेमडा का मान कितना दिया है, लेमडा यानी तरंग दैर्ध्य कितना दिया बच्चों, तो तरंग दैर्ध्य यहां पर दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो भाई 6000 और एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में बदलेंगे, 10⁻⁻10 गुणा कराएंगे, और नीचे ई क्या है, झिर्री की चौड़ाई 3 × 10⁻⁻6 मीटर है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, कोणीय चौड़ाई निकल आएगा। ठीक, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में D1 एवं D2 आदर्श डायोड हैं और 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्या है, संधि डायोड है जिसमें D1 D2 हैं, और इसी में परिपथ में कह रहा है कि प्रवाहित धारा का। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें प्रवाहित धारा का मान कैसे निकालेंगे, धारा तो विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट। ठीक, और संधि डायोड में ये जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना है, 5 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 12/8 इतना लिख दीजिए, या फिर इसको काट करके लिखेंगे कितना, 1.5। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप इसको लगाएंगे। देखिए बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ठीक, और ऐसा नहीं बच्चों कि ये कोई केवल मॉडल पेपर है, ये रियल वाला पेपर है, आया हुआ पेपर है। तो अब देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा है, कि भाई हमने बताया ना 7 सेट बनते हैं बच्चों, तो 1-2 सेट में इतना ज्यादा इधर उधर दे देता है भाई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो यही कोशिश होती है हर एक बच्चे को हम जितना दे सकें उतना देने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि किसी वैद्युत शेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए, यानी विद्युत वाहक बल की परिभाषा, और इन सारे क्वेश्चन को हमने करवाया है। ठीक है ना। ये जो न्यूमेरिकल और अभी तक जितने देखते चले आए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो ना करवाया हो। ठीक, तो वैद्युत शेल का जो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, एकांक आवेश को किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर शेल द्वारा दी गई ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी EMF कहते हैं, है ना। या पूछ ले EMF क्या है, तो वही चीज है, विद्युत वाहक बल। तो समझ में आया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। अब देखिए यहां से तीसरे में जो आपके क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये सभी के सभी आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक, ये खंड होगा आपका सा, तो खंड सा में 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला देख लेते हैं, कह रहा है एलईडी का पूरा नाम लिखिए, यानी पूरा रूप लिखिए और इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो एलईडी देखिए हमने बताया ना कि जितने नंबर का क्वेश्चन हो उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर ये 5 नंबर में पूछेगा बच्चों तो एलईडी का सिद्धांत, इसकी संरचना, क्रियाविधि, इसका उपयोग सब पूछेगा, लेकिन यहां पर एलईडी का केवल पूरा नाम लिखना है और इसका महत्व बताना है। तो एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड होता है। इसका महत्व क्या है, ये अन्य बल्ब की तुलना में क्या होता है, बहुत ही कारगर होता है। ठीक है ना। ऊर्जा की इसमें बचत होती है,
और ये टिकाऊ उपकरण होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके आप इनका महत्व लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल की परिभाषा देना है। और कह रहा है 10 हेनरी प्रेरकत्व तथा 10 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली कह रहा 15 वोल्ट बैटरी से जुड़ी है। यदि परिपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकेंड का समय लगता हो तो कुंडली में प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। अगर इसे देखेंगे बच्चों तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, परिभाषा लिखने के बाद 10 हेनरी दिया है और यहां रेजिस्टेंस दिया है और ये V का मान दिया है, और प्रेरित विद्युत मतलब प्रेरित औसत विद्युत वाहक बल E का मान निकालना है। लेकिन उससे पहले बच्चों हम I का निकालेंगे। I बराबर क्या होता है, V/R। I बराबर V/R। इस फार्मूले की मदद से सबसे पहले हम क्या करेंगे, I का मान निकाल लेंगे, फिर हमें औसत विद्युत वाहक बल जब निकालना होगा बच्चों तो हम निकालेंगे E बराबर L, उसके बाद डेल्टा I/ΔT। इस फार्मूले से क्या निकालेंगे, ये समझ लीजिए डेल्टा I का ही मान निकला है, तो इससे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का भी मान निकाल पाएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS से आप क्या समझते हैं, यानी वर्ग माध्य मूल मान से आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध लिखिए। तो संबंध क्या होता है बच्चों, हमें पता है कि IRMS बराबर क्या होता है, I0/√2। यही क्या होता है, धारा के वर्ग माध्य मूल मान और धारा के शिखर मान में संबंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हमने बताना कि एक आध क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट देगा, जैसा ये है। कह रहा है कि एक समान दो वृत्तीय पाश चित्रानुसार व्यवस्थित हैं, तो इसमें आगे कह रहा है कि दोनों पाश में प्रवाहित धारा एवं उनकी त्रिज्याएं अगर बराबर हों तो बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खंडदा जो है बच्चों, इसमें से अब सारे क्वेश्चन यहां से आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर वाला होगा, और 3 नंबर वाले हमने बताया था कि 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 का कि किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रतिरोध, प्रेरक एवं संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो कह रहा बच्चों परिपथ आरेख बनाइए और इस परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में जो हमने बताया सीरीज में उसमें बताया है, आपको क्या करना है बच्चों, LCR। तो ये मान लेते हैं, देखिए L, ठीक, ये इसको क्या है भाई, ये R है, और उसके बाद यहां पर हम मान लेते हैं ये C है, और इसी तरह से आपका, एक मिनट, इसी तरह से आपका क्या है, आप L बना लीजिए। ऐसे बनाने के बाद आप यहां पर कोई, ठीक, स्रोत से जोड़ दीजिए इस तरह से। क्या है, ये L है और ये C है, ये R। LCR ये कहा कि आरेख बनाना है, और बच्चों LCR की जो प्रतिबाधा यानी जो Z बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है, R² और कोष्टक में XL माइनस XC का स्क्वायर। ये जो सूत्र आपको प्रूफ करना होता है, इसका निगमन करना है और अनुनादी आवृत्ति का निगमन करना है। इसको हमने बताया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है जो कंप्लीट कोर्स करके बताया बच्चों, उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियो है, देख लेना। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है, कह रहा दिए गए, कह रहा है संजाल में बिंदु A एवं B के बीच तुल्य धारिता निकालना है। यदि A और B के बीच कह रहा है कि 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तब संधारित्रों पर आवेश की मात्रा, यानी आवेश की मात्रा भी अलग अलग आपको निकालना है। ठीक, वैसे बच्चों ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन यहां पर 3 नंबर में ही दिया गया है, और संधारित्र पर जितने क्वेश्चन है हमने इनको करवाया है, इस टाइप का परिपथ बना करके आप देख लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां से कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को लिखना है। ठीक है ना, यानी जो फैराडे के दोनों नियम है बच्चों वो आपको अच्छे से लिखना है, और हमने बताया था ना कि ये क्वेश्चन ज्यादातर 3 नंबर में ही। ठीक, अभी जो आपको हम बता दें बच्चों, मॉर्निंग वाली वीडियो है उसमें ये बताया था, उसमें देखिए हमने बताया था कि ज्यादातर ये 3 नंबर में फैराडे का नियम पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, और जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। और इससे संबंधित देखिए एक क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है, और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट में अगर हम बात करें बच्चों, यहां से आप ध्यान देना कि आप सूक्ष्मदर्शी, ठीक, या दूरदर्शी
खगोलीय दूरदर्शी या जिसे ज्योतिष दूरदर्शी कहते हैं, उनमें से कोई एक किरण आरेख बनाने को आता है। पूरा वर्णन नहीं करना होता है, किरण आरेख आपको बनाकर समझाना होता है, या फिर उसमें क्या है, अभिनेत्र और अभिदर्शक की फोकस दूरियां देकर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें हमने बताया बच्चों द्रव्यमान क्षति क्या है और बंधन ऊर्जा क्या है, और यहां पर बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति से संबंधित एक क्या है, न्यूमेरिकल दे दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों, इसमें भी सारे क्वेश्चन आपके 3 नंबर वाले होंगे। जैसे दिया है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधी समीकरण का लिखना है और इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत नियम को लिखना है। तो देखिए इसको भी हमने बताया था कि ये अक्सर 3 नंबर में ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार ये 5 नंबर में पूछ लेता है। तो जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके बताया है उसमें भी बताया है बच्चों प्लेलिस्ट में, या फिर आप जो कंप्लीट हमने बताया ना फिजिक्स कंप्लीट कोर्स, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। ये 2 से 3 बार हम आइंस्टीन के समीकरण को बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए। देखिए इसको भी अभी सुबह बताए थे बच्चों कि 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। भाई विखंडन का क्या है, जब दो मतलब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो 2 समान नाभिकों में टूट जाता है, उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन का मतलब जुड़ना बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 4, देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जो लक्षण या गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ज्यादातर तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन देखिए इसमें एक सवाल भी ऐड कर दिया है न्यूमेरिकल, इस कारण इसे 3 नंबर में पूछ लिया है। तो भाई कुछ भी कर सकता है, भाई बोर्ड क्या है, उनकी मर्जी को कोई नहीं समझ सकता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। देखिए हमने बताया था कि नेत्र की जो समंजन क्षमता क्या है, कि भाई नेत्र लेंस की मतलब जो नेत्र लेंस होता है उसके द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करना, उसे कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। और इससे संबंधित देखिए दूरदृष्टि दोष से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है ना, जो किस पर लगता है, जनरली 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसी पर लगेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अथवा में देखिए बच्चों एक और दे दिया है लेंस मेकर का सूत्र, इसको भी निगमन में करवाया है, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में है बच्चों, वीडियो देख लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रसगुल्लों कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु गहरा संतुलन की अवस्था के सूत्र लिखना है, यानी P/Q बराबर R/S। ये जो व्हीटस्टोन सेतु का जो संतुलन नियम होता है इसको करना है। और किरचॉफ के जो नियम होते हैं बच्चों, दोनों नियम, यानी संधि का नियम और दूसरा बंद पाश का नियम, ठीक, उन यानी और या फिर जिसको बोल्टा का नियम कहते हैं, उन दोनों नियम को लिखना है और आपको व्हीटस्टोन सेतु इसे प्रूव करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर हम बात करें ना तो इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया, और इधर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें खंड या में बच्चों सारे क्वेश्चन, यानी यहां से जो 6वां 7वां 8वां और 9वां, ये आपके 4 क्वेश्चन होंगे, ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। चलिए देख लेते हैं कि क्या इसमें पूछा है। इसमें दे रहा है बच्चों कि स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम प्रमेय लिखे। देखिए हमने बताया ना गॉस कहेगा या गाउस, या गॉस का नियम कहेगा या गॉस की प्रमेय कहेगा, दोनों एक चीज है, घबराना नहीं है। तो गॉस का नियम, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस की प्रमेय पूछ लिया है और इससे संबंधित एक छोटा सा यहां पर न्यूमेरिकल ऐड कर दिया है और 5 नंबर में पूछ लिया है। अब चलिए देखते हैं अथवा में क्या दिया है। और अथवा में देख रहे हैं बच्चों, अथवा में क्या पूछा है कि किसी धात्विक चालक की वैद्युत धारिता का अर्थ समझाइए, यानी वैद्युत धारिता का परिभाषा पूछ रहा है। और आगे पूछा है कि बच्चों की किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। परावैद्युत पदार्थ मतलब जैसे कांच हो गया, ठीक है ना, रबड़ हो गया, ये सारी चीजें। यानी जो बच्चों फार्मूला है C बराबर ε0A/d, इसका डेरिवेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों, हमने बताया है ना अभी सुबह वाली वीडियो में बताया है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे अथवा में।
ठीक है ना। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि बच्चों ये क्वेश्चन आएंगे या फिर नहीं तो आप खुद धोखा खा जाओगे, उसके बाद में वही चिल्लाओगे कि भाई जो बताया कुछ मिला नहीं। तो वो क्या पागल हैं जो क्वेश्चन पूरे करके आते हैं भाई, वो भी तो बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यंग के द्विझिर्री प्रयोग में प्राप्त दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। देखो हमने बताया था ना कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो सूत्र होता है उसका निगमन। और अथवा में देखिए क्या पूछा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन के लिए फोकस दूरी यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 इसका निगमन, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन ये भी करवाया है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में सारे वीडियो ये बच्चों ये और इसके बाद जितने आप अभी तक देख रहे हैं 5 नंबर वाले सारे डेरिवेशन उस प्लेलिस्ट में है, फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में, ठीक है ना। जाकर के एक बार जरूर देख लेना बच्चों, क्योंकि ये सब 5 नंबर में होते हैं और ठोस होते हैं। भाई अथवा में रहेगा एक आपको करना है, और इसमें देख रहे होंगे इसी में क्या है, एक न्यूमेरिकल ऐड कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत एवं विभव प्राचीर पर कह रहा कि अग्र अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अग्र अभिनत में देखिए हमने बताया था, अग्र अभिनत देखिए एक और मॉडल पेपर सॉल्व करवाया था तो उसमें 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा था। उसमें पूछा था कि अवक्षय परत और विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव। तो पश्च अभिनत में क्या होता है, अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, विभव प्राचीर का भी मान बढ़ जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, घट जाता है बच्चों। समझ में आया ना। चलिए आगे इसमें क्या कह रहा है कि संधि डायोड का उपयोग करके पूर्ण तरंग दिष्टकारी का कह रहा है कि परिपथ आरेख बनाइए और इसकी दिष्टकारी की क्रिया विधि। तो बच्चों पूर्ण तरंग दिष्टकारी और अर्ध तरंग दिष्टकारी दोनों को हमने बहुत अच्छी तरह से बताया है। जिन भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है देख लीजिए। आप केवल इतना सर्च करिएगा कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी, आ जाएगा वीडियो, या फिर मोनू सर डाल देना वीडियो मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में अथवा क्या पूछा है। अथवा में कह रहा है कि बोर कहेगा या बोहर के कह रहा परमाणु प्रारूप के अभिगृहितों को लिखिए और इसके आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र का निगमन करना है। इसको तो नहीं करवाया बच्चों, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि इसमें क्वेश्चन जरूरी थोड़ी ना है कि यही आ जाए, भाई आएगा भी तो अथवा में कोई और भी पूछा जा सकता है। देखिए जो करवाया है बच्चों हम वही बताएंगे आपको, एक्स्ट्रा नहीं कि हाँ फालतू की बात नहीं कि हाँ ये चीज भाई हमने नहीं करवाया है उसके बाद भी बोल दें करवाया है। ठीक, चलिए 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, और इसमें क्या है एक सवाल ऐड कर दिया है। और अथवा में क्या पूछा है कि विभव मापी। देखिए हमने बताया ना कि विभव मापी तो भाई साहब एकदम आप इसको 100% श्योर मानकर चलिए। कोई ऐसा सेट नहीं था बच्चों जिसमें विभव मापी के बारे में ना दिया हो। तो विभव मापी एक वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, और इसमें भी देखिए सवाल ऐड कर दिया है। तो हालांकि ये पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, बच्चों ने बहुत ज्यादा डिमांड किया था कि सर ऐसा कोई पेपर लाइए कि जो थोड़ा डिफिकल्ट लिखे ताकि हम उसी अकॉर्डिंग फिर से चीजों को एक बार देख सकें। तो बच्चों ये पेपर इतना आसान भी नहीं था और डिफिकल्ट भी नहीं था, अगर जो बच्चे पढ़े होंगे इजिली कर सकते हैं। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, इसमें जो आपको बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं पता है, तो घबराना नहीं बच्चों, आपके जितने कांस्टेंट हैं नियतांक हैं आपको पीछे पेपर में दिए रहेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।